स्टडी मैजिक वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ये जो वेंचर हमने स्टार्ट किया है सर, वो स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है ताकि वो जो प्रिपरेशन है या जो उनकी पढ़ाई है उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकें। जी। और उसके लिए मैंने सोचा कि अगर हम लोग एक्सपर्ट से उनका टॉक कराएं, चाहे उनका जो डाउट है उसको क्लियर कराएं सर, तो वो उनके लिए बेस्ट होगा। तो सर आज जो सेशन स्टार्ट किए हैं सर, उसमें पहले गेस्ट आप ही हैं सर। आने के लिए बहुत बहुत सर थैंक यू। और चलिए तो लेट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। तो सर अभी मेरे पास जो स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन का सीरीज है सर, लेकिन उससे पहले सर कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे और हमारे जो ऑडियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि सर किस सब्जेक्ट मैटर के स्पेशलिस्ट हैं या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। तो थोड़ा सा सर अपने बारे में परिचय सर दे दीजिए। सर मेरा नाम धर्मवीर कुमार गौर है और हम पिछले 7 सालों से 2015 से ही ये एज ए लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने लगभग मैकेनिकल के और सिविल के ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। मैकेनिकल के लगभग सारे और सिविल में 2 सब्जेक्ट होता है। पहले सोम के नाम से आता था, अब ये पिछले 2 सालों से स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट आ रहा है। हम ये 2 सब्जेक्ट्स ये पढ़ाते हैं, सिविल के और हाइड्रोलिक्स, और बाकी मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट हमने पढ़ाते हैं। बाकी सर जैसा आप क्वेश्चन पूछें। सर हमारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो ये एक्सपीरियंस 2015 से आप पढ़ा रहे हैं कंटिन्यूअस सर, तो पढ़ाते समय जब ये जर्नी स्टार्ट किए होंगे तो सर उस समय आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिले, कुछ एज ए क्यूरियोसिटी, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, जो ऑडियंस हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर 2015 से पढ़ा रहे हैं तो जो चैलेंजेस आते हैं तो उसको सर थोड़ा शेयर करिए आप। हाँ बिल्कुल, देखिए टीचिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो नए माइंड्स हैं, हर साल देखिए कुछ न कुछ IQ, हर जो बच्चे आते हैं उनका IQ बढ़ता चला जाता है। तो हम जब नए नए आते हैं तो हमें शुरू में बहुत मेहनत करनी होती है कि अगर हम कोई बच्चा शुरू में बहुत डर लगता है कि कोई बच्चा ऐसा सवाल ना पूछ दे जो हमें नहीं आता है, उसके लिए क्या करता है, शुरू में जो भी टीचर्स होते हैं शुरू में बहुत सारी मेहनत करके जाना पड़ता है, खुद से नोट्स बनानी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन समय के साथ क्या होता है, वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं क्योंकि उसको आप बार बार वो रिपीट करते हैं। लेकिन हाँ, टीचिंग चैलेंजिंग प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि हर बार जो है नया माइंड के संग आपको लड़ना होता है, और बच्चे आजकल के बहुत तेज़ होते हैं, IQ उनका बहुत अच्छा होता है सर। तो ये सब चीज़ें हैं सर जो हम ध्यान में रखते हैं। जी ओके सर, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि टीचिंग प्रोफेशन है तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। जी, क्योंकि सर और हर बार नए माइंड जी आते हैं आपको, तो हर बार उनके संग आपको जी उनसे खेलना होता है। जी, तो हर बार ये है कि नई चीज़ों को पकड़ना, नई चीज़ों को समझना, और कैसे अपने प्रीवियस स्ट्रेटेजी को चेंज करके ऐसे स्ट्रेटेजी में चेंज करें ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं, वो उससे बेनिफिट हो पाए सर। इसलिए बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर ये सारी चीज़ें जान के आपसे। तो चलिए अब टू द पॉइंट बात करते हैं सर। सर मैं जानना चाहूँगा सर कि मैकेनिकल ब्रांच में सर आपकी स्पेशलिटी है सर, आपका जो टीचिंग का वो बता दीजिए सर, क्वालिफिकेशन सर क्या है उसको सर आप शेयर करें। बीटेक मैं MIT मेरठ से किया था, MTech स्वाट से हमारा अभी परसुइंग है। थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम आ गई थी तो अभी मैंने फाइनल प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से भी रुका हुआ है बाकी। और पिछले 4 सालों से यूथ में एज अ बुक राइटर, वहाँ पे बुक राइटर का भी काम मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे भी इंजीनियर्स की बुक, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किताब लिखी हुई है। जी जी सर, इस सेशन में हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं सर यहाँ पे। जी जी फिलहाल इस सेशन के लिए हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं सेमेस्टर में, उस पर हम लोग टॉक करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सर नेक्स्ट सेशन आता है तो उस तरीके से फिर आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार आके हमारे बच्चों को गाइड करिएगा सर, ये रिक्वेस्ट है सर। तो चलिए अभी 2 सब्जेक्ट आपने बताया, मॉस और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सर। ये मॉस और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स सर किस ईयर के सब्जेक्ट हैं सर? ये आपके 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, 2nd ईयर के, 3rd सेमेस्टर 2nd ईयर। अच्छा सर, 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं सर। ओके सर, तो मैं बस ये जानना चाहूँगा कि जो मॉस सब्जेक्ट है या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, शायद इसका फुल फॉर्म है, मैं मेरी ब्रांच नहीं है तो सर मैं इसको नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड शायद इसका फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में सर डिस्कस करेंगे कि इसके बारे में जो सब्जेक्ट कंटेंट है सर, जो सिलेबस है, तो उसमें आप बच्चों से क्या बताना चाहेंगे कि अभी देखिए स्टडीज़ स्टार्ट हुई है ना जस्ट, तो उसमें बच्चे किस स्ट्रेटेजी से क्या नोट्स बना के कैसे पढ़ें ताकि उनके लिए बेनिफिशियल हो सर? जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैकेनिकल और सिविल दोनों का बहुत ही कोर सब्जेक्ट है ये। इसको बिना स्टडी किए आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन में भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन वर्क में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिकली जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं उन सब के ऊपर जो भी हमारा प्रेशर, कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, कहाँ पर कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं पहले यूनिट में। उसके बाद फिर दूसरे यूनिट में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं, फिर तीसरी यूनिट में हम मोमेंट के बारे में पढ़ते हैं, चौथे यूनिट में हम बेंडिंग और टॉर्सन के बारे में
बेंडिंग पढ़ते हैं, फिर टॉर्सन पढ़ते हैं, फिर हमारा लास्ट में कॉलम और स्टर्स, जो कि हर जगह देखेंगे आप किसी भी इमारत में, चाहे छोटी इमारत हो या बड़ी इमारत हो, हर जगह हम क्या कॉलम और स्टड पढ़ते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं। वो वैसे इंजीनियरिंग के मतलब इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिकल और सिविल के लिए बेसिक सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। एसएससी जेईई में या फिर आप समझ लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे हर जगह एटलीस्ट इससे 10% सिलेबस आपका कवर होता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि यहाँ पे आप इसको अच्छे से करिए ताकि आपका भविष्य भी अच्छा हो सके, आप आगे कोई एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकें, और हो सके तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालिए। ढेर सारे इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, ऐसा नहीं है किसी केवल आप क्या कैसे थ्योरी से काम चल जाएगा। अच्छे से इसको न्यूमेरिकल जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये सब्जेक्ट क्लियर होता चला जाता है। सर जैसा कि आपने बताया कि ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए सर, कोर सब्जेक्ट है सर। तो सर इसमें ये है कि इसमें थ्योरी पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन सर, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल का अगर परसेंटेज में सर डिवाइड करें तो कितना परसेंट होता है सर? जी पहले के जो पेपर आते थे उसमें 60% न्यूमेरिकल आते थे, 40%, लेकिन पिछले 2 सालों से ये ट्रेंड हो गया है कि लगभग 50% का इसमें वो रहता है। लेकिन बिना न्यूमेरिकल लगाए आप इस सब्जेक्ट को पास नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ कि न्यूमेरिकल ज़रूर लगाएं, न्यूमेरिकल लगा के बेसिक जो कंसेप्ट है उसको सीखे और समझे, और कोई समस्या हो तो आपके जो वीडियो है उसके नीचे लिखें, हम पूरा प्रयास करेंगे इसका आपकी हर समस्या को दूर करने के लिए। जी थैंक यू सर, इस हेल्प के लिए थैंक यू। और सर ने इतना अच्छा थॉट रखा कि आपको अगर डाउट होता है तो उसको भी सॉल्व करेंगे सर, तो बिल्कुल आप इनवाइटेड हैं। अगर कोई भी डाउट हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो हेल्प किया जाएगा, सर से हेल्प आपको जरूर मिलेगी सर। पूरा सहयोग रहेगा आपका। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको डालिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको डाल सकते हैं। आप इस चैट के नीचे लिंक जो है सर आप डाल दीजिएगा लिंक यहाँ पे। उसके बाद फिर सभी जो चीज़ें होंगी आप केवल व्हाट्सअप से खींचिए और डाल दीजिए यहाँ पे, तो उसका सलूशन आपको एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम उसका ज़रूर जवाब दे सकें सर के माध्यम से। थैंक यू सर। अच्छा आपने जैसा कहा कि जो ये मॉस्ट सब्जेक्ट है सर, इसमें 50% का जो है बाइफर्केशन होता है थ्योरी और न्यूमेरिकल में। जी तो इसका मतलब ये हो गया कि हम थ्योरी को भी नहीं छोड़ सकते, न्यूमेरिकल को भी नहीं छोड़ सकते, दोनों पे हमारा प्रॉपर जो है ग्रास्प होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। भी हमको वही करना है। वैसे अगर आप केवल आपको पास होना है तो अलग बात है, आपको पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप केवल थ्योरी पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपको आगे भी करना है, इंजीनियर अगर बनना है तो आपको दोनों पे कंसेप्ट को समझ के इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि फिर इसी से रिलेटेड आपका फिर आगे जब आप टोम पढ़ेंगे और डिज़ाइन पढ़ेंगे वहाँ पे भी आपको इसके ढेर सारी ज़रूरत, सारे फार्मूले यूज़ होंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। सर अब जानना चाहेंगे सर कि ये इस सब्जेक्ट के लिए जो नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी है, तो सर वो क्या होगी आपके हिसाब से? नोट्स कैसे हम लोग प्रिपेयर करें, बच्चे हमारे कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में सर कुछ गाइड कर दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। जी, चूँकि जो पॉलिटेक्निक लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा गहराई में नोट्स देने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम आपको नोट्स यहाँ की प्रोवाइड करा देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे नोट्स की, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि भारत भारती की जो किताबें हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो जो आपके टीचर या फिर जो आपके फैकल्टी पढ़ाती है हो सके तो वो उनके नोट से पढ़िए, या फिर क्या कहते हैं आप खुद की किताबों से नोट्स बनाइए, उसमें जो भी डाउट्स हैं उनसे क्लियर करिए। तो कोशिश करिए खुद से। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे, या विनती है, ये भी जो समझ लीजिए, कह लीजिए, बड़ा भाई समझ के कह लीजिए कि कभी भी सरन से ना पढ़ें, क्योंकि सरन में क्या रहता है, जो सोल्यूशन दिया होता है बहुत ख़राब दिया रहता है। हाँ, सरन का उपयोग या अंसाल का उपयोग केवल तब करिए बस क्वेश्चंस देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, जबकि सोल्यूशन उसका खुद से कोशिश करिए, या आपके जो रिस्पेक्टिव फैकल्टी हैं या रिस्पेक्टिव टीचर हैं उनके थ्रू करने का प्रयास करिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो सर जैसा कि आपने कहा कि भारत भारती जो पब्लिकेशन है वो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट देता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसा कि सर का अनुभव है, 5+ ईयर्स का अनुभव है सर का, तो वो अनुभव के आधार पर चीज़ों को बता रहे हैं। वो बहुत सारे बुक्स को देखा उन्होंने, बहुत सारे बुक्स से टीच किया, लेकिन उसमें जो भारत भारती पब्लिकेशन है वो आपके हिसाब से रिकमेंडेड है। हाँ, पॉलिटेक्निक के पीटी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से सर काफ़ी डेप्थ में चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप यहाँ के एग्ज़ाम के साथ साथ आप एसएससी जेईई और क्या कहते हैं जो भी आपका लखनऊ मेट्रो हो गया, LMRC, DMRC, अन्य भी स्टेट के जो भी एग्ज़ाम है जूनियर इंजीनियर के, वो आप दे सकते हैं और अच्छा रहेगा आपके लिए। जी सर। उसके साथ साथ सर ने कहा कि सरन का उपयोग ना करें,
अगर आप स्टडी इसलिए कर रहे हो कि पढ़ें, किसी लायक बन जाएं, केवल क्वेश्चन देखने के लिए करें। सरण का उपयोग सॉल्यूशन ना देखें आप, सरण का उपयोग केवल क्वेश्चन देखें कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, और हो सके तो अनसॉल्व पेपर से क्वेश्चन ढेर सारे सॉल्व करें ताकि आपके बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आएँ और आगे आपका भविष्य भी उज्जवल हो सके। तो सरण का उपयोग आप लोग केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उसका उपयोग आप लोग नॉलेज बेस्ड या आंसर बेस्ड चीज़ों के लिए नहीं करेंगे। कतई नहीं करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे तरफ से आता है सर, कि अगर यूनिट्स को देखें सर, यूनिट्स आपने बताया कितनी यूनिट्स है सर? हर चैप्टर में इसमें बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, मोमेंट हो गया, बेसिक जानकारी जो आपने जो इसके पहले जो आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स का, उसको आपको पढ़ के आना चाहिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ें और होती है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी खींचना होता है। बिना उसके तो समझिए इंजीनियरिंग ही अधूरी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ढेर सारी यूनिट्स होती हैं, मोमेंट होती है, टार्सन होती है, ठीक है, टार्सन इक्वेशन है, बेंडिंग इक्वेशन है, सबकी यूनिट्स है, ढेर सारी यूनिट्स है। इसमें यूनिट्स और क्वेश्चंस का ही खेल है, तो मतलब बहुत सारे यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी और मज़ा बहुत आने वाला है। इसको आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, और आपको अच्छा लगेगा इसको करने में। जी सर, अब ये जानना चाहेंगे सर, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा है सर, कि सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें या टॉपिक्स की बात करें सर, तो उस पर फोकस करके बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं और उनको चाहिए होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या यूनिट्स कौन से हैं सर। तो उसके लिए सर आपसे गाइड लेना चाहेंगे सर। सबसे ईजी और सबसे सरल जो टॉपिक है और करीब 8 से 10 नंबर आता है, कॉलम वन स्टार्ट एक चैप्टर है, वहाँ से 8 से 10 नंबर आता है। और एसएफडी और बीएमडी मतलब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ये भी आपका 10 से मतलब एक पार्ट में तीन क्वेश्चन रहते हैं, इसमें 2 करना रहता है सर, आप जानते होंगे। तो उसमें से 10 नंबर वहाँ से और 8 नंबर यहाँ से, मतलब 2 चैप्टर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 2 ही पढ़िए, 2 चैप्टर यहाँ से और बाकी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वाली, वहाँ से 3 चैप्टर पढ़ के ही आप पास हो सकते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य ये मेरा ध्येय कभी ये नहीं रहता कि आप केवल पास होइए, नॉलेज के लिए पढ़िए। लेकिन जहाँ तक सर का क्वेश्चन था हमने आपको बता दिया है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। थैंक यू सर जी। अच्छा सर, बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने क्या आता है? उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, नोट्स बना लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया बच्चों ने। अब जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में कॉपी लिखने की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे लिखें, क्या करें, क्या तरीका होगा सर, उसके बारे में कुछ सर हाईलाइट। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा क्या रुतबा है, हम क्या जानते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, वो सब हमारा कुछ नहीं जाता है। हमारी शक्ल कितनी अच्छी है, स्टाइल कैसी है, डजेंट मैटर। हमारे द्वारा जो हम कापी में जो लिख देते हैं वही उसी से हमारा मार्किंग होता है। तो सबसे पहले क्या करिए, टाइम पे आप पहुंच जाइए। और आपको पता है, आप जानते होंगे, जो इन्विजिलेटर होते हैं, कक्ष निरीक्षक, वो आपको 10 से 15 मिनट पहले कापी दे देते हैं। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, लेट में जाते हैं। लेट में जाके क्या होता है, जो वो क्या करते हैं, जब उनको पेपर मिलता है तो अपना वो फिर एंट्री भरते हैं, और फिर क्या कहते हैं, एंट्री भरने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर वो रूल खींचते हैं। तो रूल खींचने में अपना वो क्या करते हैं, अपना नुकसान करते हैं। कितने देर का, तकरीबन 10 से 15 मिनट का। एग्जैक्टली अगर आप जानते हो तो आपके 5 बीटी बोर्ड में 5 क्वेश्चन होते हैं, हर पार्ट में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको मिलता कितना समय है, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटे में 10 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 150 मिनट में आपको कितने, 10 क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन के लिए 15 मिनट। ये पहले से डिसाइड कर लीजिए कि 15 मिनट ही हमें करना है। यदि कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आ रहा है तो उसको आप 25 मिनट कर देंगे, तो किसी अन्य क्वेश्चन का आप टाइम ले लेंगे। तो इस टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखें। बच्चों से ये अनुरोध है कि हर क्वेश्चन में 15 मिनट ही दें, इससे ज़्यादा ना दें। इससे ज़्यादा देंगे तो उनका क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा सर, छूट जाएगा। और क्या करें, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, नाम, रोल नंबर, साइन, ये सब क्या होगा, इसको आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम टाइम के पहले ही भर लें, ताकि आपका जो पूरा टाइम, जो 2.5 घंटे का समय है, वो आप कहाँ फोकस कर सकें, नंबर गेन करने पे फोकस कर सकें। जी ओके सर। तो अच्छा सर, एक सिग्निफिकेंस मैं पूछना चाहूँगा कि जो कंटेंट राइटिंग हम लोग करते हैं एग्ज़ाम में, आंसर में जो कंटेंट लिखते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है सर, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या पेजेस काउंट मैटर करता है? तो इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा सर कि क्या पेज काउंट मैटर करता है, कि कोई आंसर है केवल आधे पेज में हो जा रहा है, 5 नंबर 10 नंबर का है, केवल आधे पेज में कर दिया, तो क्या उसकी मार्किंग सेम होगी, या हमने कंटेंट को जो है बढ़ा के लिखा, 2.5-3 पेज लिख दिया, तो उसमें मार्किंग क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, जो उसमें सामने देखिए लिखा रहता है कि कितने नंबर का है। 5-10 नंबर का क्वेश्चन है और आपने आधा पेज लिख दिया, तो कोई एग्जामिनर चाह कर भी वो आपको 10 में या फिर 8 नंबर नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए क्या करिए, आप दिमाग लगाइए। क्या करिए, अगर आपके पास नहीं है तो 2 चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है फ्लो चार्ट और एक होता है क्या, फिगर।
तो क्या करिए, ज़बरदस्ती आप उसमें फ्लो चार्ट घुसा दीजिए, आप उसका फिगर घुसा दीजिए, ताकि आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएं। तो 5 नंबर के हिसाब से 3 पेजेस और 10 नंबर के हिसाब से 6 पेजेस के हिसाब से लिखिए, ताकि क्या हो, ताकि जो एग्जामिनर आपको नंबर दे रहा है वो नंबर देने में कंजूसी ना कर सके। और एक बात ध्यान रखिए, हम कभी भी पैराग्राफिक फॉर्म में ना लिखिए, हमेशा पॉइंट वाइज मतलब एक एक पॉइंट लिखेंगे, भले ही कम लिखिए कंटेंट, पॉइंट वाइज लिखिए, फिगर बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सर, अब ये सारी बातें हो गई हैं सर। सेमेस्टर स्टार्ट होने से, पढ़ाई से, नोट्स से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने कर ली, जितना मुझे पता है, जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं अभी। उसके बाद सर एक लास्ट क्वेश्चन आता है सर, जो कि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, बच्चों ने नहीं पूछा है सर, बताएं कि आप जो अपने लाइफ की एक जर्नी है, आपने पढ़ाई करा, स्टार्ट किया, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे आप, फिर स्टूडेंट लाइफ से आप स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं सर, और आपने पढ़ाई की जो जर्नी स्टार्ट की, फिर उसको आप एक फिनिश के लेवल पे ले आए हैं सर, कि फाइनली फिनिश होने वाला है जर्नी, एमटेक कंप्लीट कर लेंगे, सर को अगर पीएचडी करना होगा पीएचडी कर लेंगे, लेकिन एक फिनिश पॉइंट पे है सर। और हमारे सामने जो बच्चे सुन रहे हैं हम लोगों को, वो अभी अपने जर्नी को स्टार्ट किए हैं सर। तो अपने अनुभव के आधार पर सर एक जनरल जो है, जो जैसे गाइडलाइन होता है, वो आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को, क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने अनुभव के आधार पे, कि वो अपने जीवन में स्टडीज़ में ये करें और ये ना करें, प्रोज एंड कॉन्स की बात सर कर रहे हैं सर। बच्चों, आपसे बस यही अनुरोध है कि अभी जो समय मिला हुआ है उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि अगर आप सही से पढ़ेंगे बच्चों, तो इवन मैं आपसे मुझे पता है बच्चों, अगर आप सही से पढ़िए तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा इधर उधर की चीज़ें करने में, मतलब फर्जी की चीज़ करने का। आप समय गपशप कर रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, हाँ वार्म अप के लिए आप टहलने जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, 1-2 घंटे जिम कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप पूरा फोकस कब तक, जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक पूरा फोकस कब तक करिए, ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। ताकि इससे क्या फ़ायदा होगा, आप भी लास्ट टाइम में देखिए, जब लास्ट टाइम में जाते होंगे तो मेंटली आप एकदम स्ट्रेस में हो जाते हैं कि अब कितना पढूं, तो वो हालत ना आने पाए, उसके लिए क्या करिए, पहले से जैसे बस दो चीज़ आप गांठ मार दीजिए, कि रोज़ आप कॉलेज आइए और जो आज पढ़ाया जाए उसको आज ही ख़त्म कर दीजिए। बस आपके ऊपर कभी यही सफलता का मूल मंत्र है, समझ लीजिए, कि जो आज आपके टीचर पढ़ाएं उसको आज ही पढ़ लीजिए और रोज़ कॉलेज आइए, और क्या होगा, यही आपका सफलता का, मेरे मतलब यहाँ जहाँ तक मैंने सीखा है, यही सफलता का मूल मंत्र है बच्चों। इसके मतलब यही हमारा जो, मतलब मेरा जो मूलभूत जो बात है, यही हम आपसे कहना चाहेंगे। और कौन्स में क्या है, यदि आप समय बर्बाद करेंगे तो ये मत सोचिए कि समय आप बर्बाद कर रहे हैं, समय आपको बर्बाद कर देगा, ये आप ध्यान रखिए। तो सर के अनुसार अल्टीमेटली अगर टाइम को आप अच्छे जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो आप समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप समय को गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं तो समय आपको बर्बाद कर रहा है। ये चीज़, इन चीज़ों को आपको समझ चलना है, और ये चीज़ें, हाँ जी, बातें कड़वी ज़रूर हैं, लेकिन ये सत्य बात है, और आपके लिए अगर आप मानते हैं तो आपका इसमें, आप ही की भलाई है इसमें। तो बच्चों, आज का जो सेशन था, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ इस सेशन से हेल्प आपको मिलेगी। और फिर सर आपको मैं फिर से थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा वो आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला, टाइम दिया, अपने अनुभव को शेयर किया सर। जी, एक लास्ट बात ये, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों के बारे में इतना सोचा। और क्या कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही सोचते रहिए, अन्य टीचर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबका आप इंटरव्यू कराइए, और आगे जैसा भी होता है आप बच्चों के लिए ऐसे ही प्रयास करते रहिए। बाकी हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और पहले गेस्ट के लिए हम आपका वार्म वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप अगर ऐसा ही सेशन चाहते हैं तो आप अपना जो भी फीडबैक है, या जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ें कहना चाहते हैं, आप कमेंट में कहिए। हम लोग नए सेशंस करवाएंगे, जो भी स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, लेक्चरर्स हैं, उनसे सेशन करवाएंगे, और आपको जो भी गाइडलाइन चाहिए वो भी प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल धन्यवाद। अगर ये